हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेव मोशन के लेक्चर नंबर 7 जो है स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर क्वेश्चन एंड रेजोनेंस वाला पार्ट। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी वीडियोस दिखाई थी मजेदार और हमारे पास हमारे एंटरप्रेन्योर हमें को आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं, हमेशा पुल कर लेते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई हैं हमारे पास, एंड करेक्शन, रेजोनेंस, सोनोमीटर एंड रेजोनेंस ट्यूब, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड सेम नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या स्टैंडिंग वेव बनेगी इफ एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। ध्यान से सुनना बेटा, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर हमारे पास इफ एम्पलीट्यूड्स आर सेम, ठीक है, एम्पलीट्यूड्स आर सेम हमारे पास, तो हमारे पास एक प्रॉपर स्टैंडिंग वेव मिल जाती है। प्रॉपर स्टैंडिंग वेव मींस हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, दोज विल बी नोड्स। जो प्रॉपरली ऑसिलेट कर रहे होंगे दोज विल बी एंटी नोड्स एंड नोड्स। ठीक है, मींस इफ एम्पलीट्यूड आर सेम हमारे पास, और किनके एम्पलीट्यूड, बेसिकली हमारे पास y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, हम लोगों ने लिया था एक प्लस के एक्स, ठीक है, y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तभी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इंपोज कर रही थी। ठीक है, प्लस ए और माइनस ए हो सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। हमें अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट हमारे पास वेव आई थी 2a साइन हमारे पास कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा आया था। ठीक है, तो जब एम्पलीट्यूड सेम होते हैं तो देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल टू जीरो ऑसिलेशंस, वो आपको एग्जैक्टली दिखाई देते हैं, उनको हम लोग नोड्स कहते देते हैं। ठीक है, और कुछ का एम्पलीट्यूड जो होता है दैट इज 2a, ठीक है, उनको हम लोग एंटी नोड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ, और मैंने कहा था कि देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन आइदर डायरेक्शन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्टैंडिंग वेव हमारे पास कहते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, व्हाट इफ एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, व्हाट इफ एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट, किनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट की बात हो रही है, मींस आप कहना चाह रहे हैं एक a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है और एक है हमारे पास a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तब हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो प्रॉपर नहीं बनती है बेटा। जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं बनती, कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, ना ही आपके प्रॉपरली नोड्स मिलेंगे, मतलब आपके प्रॉपर नोड्स नहीं मिलेंगे। जो पॉइंट सबसे कम हमारे पास, इनमें अगर आप नोड्स की बात करेंगे तो इनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा दैट विल बी a1 माइनस a2, क्योंकि यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से जो नेट एम्पलीट्यूड आता है दैट इज a1 माइनस a2, और जो हमारे पास एंटी नोड्स आपको दोनों साइड मिलेंगे, ठीक है, उनका जो नेट एम्पलीट्यूड होता है a1 प्लस a2, इस टाइप से। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपरली आपको नोड और एंटी नोड नहीं दिखाई देंगे, जैसे मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था पॉइंट कुछ रुके हुए थे वैसे नहीं दिखाई देंगे, कुछ ऑसिलेशंस आपकी होंगी। ठीक है, और इसी केस में अगर इफ a1 इज इक्वल टू a2 अगर आप दे देंगे तो नोड्स का जो एम्पलीट्यूड होएगा दैट विल बी 0, और एंटी नोड्स का जो एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास दैट विल बी 2a। ठीक है, दैट विल बी 2a, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है तो ये पॉइंट बिल्कुल जमीन पे टच हो जाएंगे और ये 2a एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन हमारे पास कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड करेक्शन क्या है जरा ये देखना। इन केस ऑफ ऑर्गन पाइप्स हमें थोड़ा सा सोचना है, इन ऑल्दो इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन आया है। इन केस ऑफ ऑर्गन पाइप्स जरा ये समझना कि हमारे पास ऑर्गन पाइप्स में ही ऐसा क्यों है। ठीक है, हमारे लिए एक साइड तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया इसको, एक मिनट बेटा, एक डबल साइड ओपन हो गया, एक इस टाइप से, एक इस टाइप से। ठीक है, हमारे पास होता क्या है, जरा लॉजिकली सोचना, नोड ऐसे पॉइंट थे, नोड आर दोस पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वाज 0, और एंटी नोड हमारे पास ऐसे पॉइंट थे जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वाज 2a। यही तो थे, है ना, यही तो थे हमारे पास।
जरा धागे के केस में देखना, इन केस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में हम लोग ऐसा एंड करेक्शन क्यों नहीं सोचते। इन केस ऑफ स्ट्रिंग, मान लो आपका एक धागा है, आपने दीवार से बांध रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑसिलेट कराना स्टार्ट करूंगा तो स्टैंडिंग वेव जब ऐसे बनेगी, ठीक है, तो लॉजिकली समझना, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा तो ये नोड बन जाएगा, और ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो ये एंटी नोड बन जाएगा, है ना। अगर स्ट्रिंग हमारे पास दोनों साइड से बंद ही क्यों नहीं हो, ऐसे, अगर अब ऑसिलेशन होगा तो हो सकता है फंडामेंटल में ऑसिलेट करेगा तो ऐसे करेगा, ठीक है, और अगर हायर ओवरटोन्स में अगर ऑसिलेट करेगा तो हो सकता है ऐसे करेगा। लेकिन हमारे पास नोड नोड एंटी नोड, ओ सॉरी, नोड 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 ऐसे फिक्स है इसके, और व्हाइट वाले के लिए जो फंडामेंटल है उसका एंटी नोड यहां पर है। यहां पे हमें पता है कि नोड कहां पर बनेगा, एंटी नोड कहां बनेगा, लेकिन ऑर्गन पाइप्स के केस में जरा समझना, यहां पर साउंड क्या हो रहा होता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास जरा समझना साउंड की बात है, तो यहां पे पार्टिकल्स को जरा देखना, पाइप के अंदर जो पार्टिकल्स है वो अलग है, और बाहर का हमारा पार्टिकल्स का डेंसिटी थोड़ा अलग होता है, ऐसे होता है ना, बाहर थोड़ा सा स्प्रेड आउट होगा। जरा ये समझना कि अगर हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन मतलब अपने आप समझ जाना वन साइड क्लोज, ठीक है, और ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों साइड ओपन, ओपन ऑर्गन मींस दोनों साइड ओपन, ठीक है। हमारे पास अगर मैं क्लोज ऑर्गन की बात करूं तो बेटा खुद सोचना कि हमारे पास यहां वाला पार्टिकल जो इसके साथ है वो इसके साथ है, वो ऑसिलेट नहीं कर पाता, तो क्लोज एंड पर हमारे पास हमेशा एक नोड ही बनता है, क्योंकि ये पार्टिकल उतना ऑसिलेट नहीं कर पाता, क्लोज एंड पर हमेशा नोड ही बनता है। लेकिन यहां पर अगर मान लो मैं फंडामेंटल में इसको ऑसिलेट करा रहा होता, फंडामेंटल, तो हमारे पास फंडामेंटल ऑसिलेशन कैसे होती, ऐसे, है ना। यहां पे पार्टिकल सबसे ज्यादा ऑसिलेट करता तो एंटी नोड ऐसे बनता। ओपन ऑर्गन पाइप में यहां पे पार्टिकल्स जो है वो सबसे ज्यादा ऑसिलेट कर सकते हैं तो एक एंटी नोड बनता है, तो फंडामेंटल केस में इसका स्टैंडिंग वेव ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। इसका मतलब समझ आ रहा है ना आपको, आई होप कि नोड, एंटी नोड और एंटी नोड, मैंने कुंड्स ट्यूब आपको दिखाई थी, अगर उसमें थर्मोकोल के पीसेस को अगर आप ओपन साइड से अगर आप करोगे तो यहां पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, बीच में पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेंगे, दिस इज अ फंडामेंटल जो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ओवरटोन्स की बात करोगे, कुछ बच्चों ने ओवरटोन्स का भी पूछा कि सर ओवरटोन्स में कंफ्यूजन है, मैं अभी आपको समझाता हूं। मान लो ये हमारे पास अभी क्लोज ऑर्गन पाइप ही है, क्लोज ऑर्गन पाइप ही है, इसको हायर फ्रीक्वेंसी बनाते, याद रखना कि एक फंडामेंटल होती है कि बेसिक आपकी स्टैंडिंग वेव एक पाइप में या एक स्ट्रिंग में कैसे बन सकती है, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे स्टैंडिंग वेव बनेगी वो ओवरटोन्स है, वो हमारे पास ओवरटोन्स है, ठीक है। बस नंबरिंग स्टार्ट कर देनी, तो जैसे मान लो इससे ऊपर मैंने, और हर ओवरटोन पे एक लूप बढ़ जाता है, तो अगर मान लो इसका फर्स्ट ओवरटोन बनाता है, इसके बाद फर्स्ट ओवरटोन बनाता है तो कुछ ऐसा दिखता है ना, हमारे पास एंटी नोड यहां पर, नोड यहां पर, और नोड यहां पर, एंटी नोड यहां पे, और एंटी नोड वहां पर, राइट, ऐसे दिखता। अब पंगा क्या है कि एंड करेक्शन क्या है, हम लोग अभी तक यहां पर क्या कह रहे थे कि जरा यहां पर समझना, हम लोग यहां पे कैसे निकाल रहे थे, ये जो लेंथ L है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो हमारे पास लेंथ L है, एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 इक्वल टू L, तो लैम्डा हम लोगों ने निकाल लिया 4L, और फ्रीक्वेंसी 1/λ 1/4L अंडर रूट में b/ρ, साउंड के लिए रखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड b/ρ, ठीक है, या गामा, इसको एडियाबैटिक लाप्लास करेक्शन कहेगा, गामा p/ρ, ऐसे होता। अब जरा देखना, ओपन ऑर्गन पाइप में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास ये लेंथ ऑफ द ट्यूब है L, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है हमारे पास L, तो हमारे पास नोड और इनके बीच का डिस्टेंस λ/2 और λ/4 और λ/4, λ/2 इज इक्वल टू L, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L, तो हमारे पास जो यहां पे फ्रीक्वेंसी, इस चीज को बनाने की फ्रीक्वेंसी होगी 1/2L अंडर रूट में गामा p/ρ। दीज आर दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। लेकिन यहां पे हम लोगों ने गलती कर दी। क्या गलती करी? जो धागे का जो पार्टिकल है वो तो यहां बंधा हुआ, ये ऑसिलेट नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे गैस का जरा ये समझना होता क्या है। हमारे साथ गैस में क्या होता है, जैसे मान लो एक क्लोज ऑर्गन पाइप की बात कर रहा हूं, ये ओपन है, तो जरा इसमें अगर मैं पार्टिकल्स को देखूं तो यहां पर पार्टिकल्स कंपैरेटिवली ऐसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड, क्योंकि ज्यादा मूव नहीं कर सकते, और हमारे पास ऐसे होते हैं,
अगर मैं एयर के पार्टिकल्स की बात करूं तो यहां जाके हमारे पास डेंसिटी कम होती है। ऐसा नहीं है कि अचानक पाइप खत्म होती है डेंसिटी हमारे पास कम हुई, यहां पे पाइप के पास डेंसिटी हमारे पास होती है थोड़ी सी। तो बेसिकली एंटीनोड आर दोस पार्टिकल विच, एंटीनोड हमारे पास वो पार्टिकल्स होते हैं विच ऑसिलेट, है ना, विच ऑसिलेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो इन पाइप्स, इन ऑर्गन पाइप्स अगर मैं बात करूं, एंटीनोड्स आर नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि यहां पे तब भी थोड़ा सा कंप्रेशन होता है। तो जो अगर आप फंडामेंटल इसमें बना रहे होते, ध्यान से देखना, फंडामेंटल अगर आप इसमें बना रहे होते तो हमारे पास ये वेव थोड़ी बाहर निकल के ऐसे बनती है। एंटीनोड्स एक्चुअली में यहां वाले पार्टिकल, क्योंकि डेंसिटी इतनी अचानक एब्रप्टली जीरो नहीं होती या कम नहीं होती, तो एंटीनोड थोड़ा सा बाहर बनता है एंटीनोड। तो ये जो लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप है वहां पर हम लोग जो कर रहे थे वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इन ऑर्गन पाइप हमारे पास अगर हम लोग बात करें, एंटीनोड्स आर डेवलप्ड स्लाइटली आउटवे, स्लाइटली आउटसाइड कह लेते हैं, स्लाइटली आउटसाइड ऑर्गन पाइप। क्यों, ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, डेंसिटी या कह सकते हो एयर मॉलिक्यूल्स एट द एंड ऑफ पाइप, एट एंड of pipe are not that free for oscillation, क्योंकि इतना अचानक डेंसिटी कम नहीं होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बाहर जाके हमारे पास बनता है। तो दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। और ये एंड करेक्शन होता कितना है, ध्यान से देखना, एंड करेक्शन इज 0.6 टाइम्स द रेडियस, 0.6 टाइम्स द रेडियस। मींस अगर आपका ये पाइप का रेडियस अगर r है तो 0.6 टाइम्स द रेडियस जनरली एक्सपेरिमेंटली, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि जो हमारे पास एंड करेक्शन होता है वो थोड़ा सा बाहर होता है। तो सर इससे क्या है, अगर आपको इन क्वेश्चंस अगर आपको रेडियस वेडियस दे रखा है तो एंड करेक्शन लेना, तो अब बस करेक्शन क्या होगा जरा देखो, L प्लस ई हमारे पास, L प्लस ई बेसिकली इस बार लैम्डा बाय 4 होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो अभी हम लोग निकाल रहे थे वो हमारे पास हो जाएगा 1/4, L की जगह L प्लस ई हमारे पास अंडर रूट में गामा पी बाय रो। मींस अगर हम लोग एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें, एक साइड से जो क्लोज है, इसमें L इफेक्टिव बेसिकली हमारे पास L प्लस ई हो जाएगा। जो भी आप फॉर्मुलेस बना रहे थे, L की जगह L प्लस ई यूज करेंगे। और ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, ओपन ऑर्गन पाइप में अगर मैं देखूं तो क्या होगा कि अगर आप इस पाइप के ओपन ऑर्गन के फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो यहां पर एंटीनोड इसका भी थोड़ा बाहर, इसका भी थोड़ा बाहर ऐसे बनेगा। यहां पे भी एंड करेक्शन होगा, यहां पर भी एंड करेक्शन होगा, और ये लेंथ L था। तो एक्यूरेटली किस फ्रीक्वेंसी पर, बेसिकली किस फ्रीक्वेंसी पर हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगा, तो L इफेक्टिव इस बार हमारे पास L प्लस 2E है, ठीक है। और ये L प्लस 2E जरा देखो, नोड एंटीनोड लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस 2E। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी जिससे ये बनेगा दैट विल बी 1/2 L प्लस 2E इंटू गामा पी बाय रो। तो दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन, बस और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एंड के लेंथ को जोड़ना होता है। अब बात आती है रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। पहले बेसिक वर्ड को समझते हैं, रेजोनेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बंदा झूला झूल रहा है, ठीक है, एक बंदा हमारे पास झूला झूल रहा है, और इस झूलने का जो इसका टाइम पीरियड है, हमारे पास झूलने का टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स या फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज सपोज। ये एक सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द सिस्टम फ्रीक्वेंसी। और आपको भी पता है थोड़ी देर के बाद हवा के चक्कर में ये एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। अब अगर मैं बाहर से एक फोर्स लगा रहा हूं बार बार, जैसे बंदा झूल के आया और मैंने भी लगा दिया, जैसे झूल के आया मैंने भी लगा दिया, झूल के आया मैंने भी लगा दिया, क्या आपको समझ आ रहा है कि इसका जो एक ऑसिलेशन है और मेरा फोर्स लगाने का जो टाइम पीरियड है वो दोनों मैच कर रहा है। तो अगर मैं एक फोर्स की वैल्यू ऐसे लगा रहा हूं कि सच दैट कि ये ऑसिलेशन मेंटेन हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज डाई आउट कर जाएगा, तो ये मेरा टाइम पीरियड, मेरा यहां पे फ्रीक्वेंसी, मैं ये कह सकता हूं मैं हूं ड्राइविंग फोर्स मीन मैं चला रहा हूं, अदरवाइज ये रुक जाएगा।
तो रेजोनेंस क्या होता है? व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटसाइड ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटसाइड ड्राइविंग फोर्स मैचेस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस. बोला जाता है ना कि मैं जो बोल रहा हूं क्या आप रेजोनेट कर पा रहे हैं? रेजोनेट मींस जो मैं बोल पा रहा हूं क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बेसिकली रेजोनेंस होता कुछ नहीं है कि बाहर का जो फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. ठीक है, जैसे मान लो कि एक वायर है जो दो एंड्स पे इस टाइप से हमारे पास बंधी है. ठीक है, हमारे लिए हमें पता है कि फॉर एग्जांपल कि ये जब अगर फंडामेंटल इस टाइप से ऑसिलेट करती, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 10 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल. ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी 10 हर्ट्ज है. ओके, तो मैंने क्या करा कि एक वाइब्रेटर या फिर आप बोलो कि मैंने एक ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है हमारे पास? मतलब आप ये समझ लो चिमटा होता है ना रोटी उठाने वाला. ठीक है, रोटी जब बनाते हैं तो चिमटा, उसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं. जैसे आप हिट करते हो तो वो वाइब्रेट करता है, तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है. मान लो मैंने इस पे फ्रीक्वेंसी डाली 15 हर्ट्ज की, तो आपको भी पता है कि ये वाली जो दोनों साइड पे बोथ साइड एंड होती है, तो ये किस किस पे काम करेगी? 20 हर्ट्ज पे काम करेगी, फिर 30 हर्ट्ज पे काम करेगी, ठीक है, 40 हर्ट्ज पे काम करेगी, 50 हर्ट्ज पे काम करेगी एंड सो ऑन. इन सब फ्रीक्वेंसीज पे ही हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी. इन सब पे ही स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास बनेंगी. हाँ या ना? ठीक है, मतलब अगर मैं 10 हर्ट्ज डालूंगा तो ऐसा बनेगा. मैं कलर के साथ बना देता हूं. अगर मान लो आपने 20 हर्ट्ज डाला, ठीक है, 20 हर्ट्ज की इसकी अभी फ्रीक्वेंसी भूल जाओ, मैंने इसकी 10 हर्ट्ज करी. ठीक है, कलर के साथ मैच कर लेते हैं. मैंने ये 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मैंने इसको वायर, इसका कहने का मतलब ये है कि ये वायर को 10 हर्ट्ज से अगर मैं हिलाऊंगा तो इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी जिस पे काम स्टैंडिंग में बनती वो आउटसाइड से मैच कर गई, तो हमें ऐसा होते हुए दिखाई देगा. अगर मान लो कि हमारे पास मैंने फ्रीक्वेंसी डाली 20 हर्ट्ज की, तो 20 हर्ट्ज इसका हमारे पास सेकंड हार्मोनिक होता है और फर्स्ट ओवरटोन होता है. अब थ्योरी जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट ओवरटोन होता है, मींस इसके बाद अगला हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगा ऐसे. ठीक है, मींस इस बार भी ये रेजोनेंस कहलाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने जो फ्रीक्वेंसी दी है इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया. दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. सर अगर मैं 15 हर्ट्ज देता तो क्या होता? 15 हर्ट्ज स्टैंडिंग वेव की कोई भी, क्योंकि इसके बाद अगली स्टैंडिंग वेव कब बनेगी? 30 हर्ट्ज पे, फिर बनेगी 40 पर, फिर ऐसे सो ऑन, है ना? व्हेन 15 हर्ट्ज इज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, डज नॉट मैचेस विथ सिस्टम, सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रही, क्योंकि ये सिस्टम किन किन पे ऑसिलेट करेगा? 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, और लूप्स आते चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा. लेकिन जब मैं 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डालूंगा तो होगा क्या? देयर विल बी डैम्पिंग. अब वर्ड आधे बच्चे समझ नहीं पाए और उनके पास इतने बुद्धू हैं कि ये नहीं कि डिक्शनरी में देख लें, गूगल पे देख लें डैम्पिंग है क्या, अगर आपको मेरे से नहीं समझ आ रहा. डैम्पिंग मींस लॉस, रुक जाना. आपने अब वीडियोस में चलते हुए देखा होगा कि कई बार ऐसा नहीं है कि वो बंदा एक बार जब ऐसे बन रहा था, फंडामेंटल बन रहा था, जब वो फ्रीक्वेंसी बना रहा था तब आपने देखा होगा कि ये वाली जो ऑसिलेशन थी वो बिगड़ गई. वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते जैसी वो 20 हर्ट्ज पे जाएगा तो फिर आपको ये दिखेगा. तो बीच में आपने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दी, मान लो 15 हर्ट्ज पे दी, तो ये वायर इस टाइप से इससे टकरा के कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी करा देती है, और वी विल नॉट गेट स्टैंडिंग वेव. तब हमें स्टैंडिंग वेव नहीं मिलती. तो कब मिलेगी? जैसे आपने वो कुंड ट्यूब वाला देखा था, एक बंदा ने 119 पे बनाया, मतलब उसने जो फ्रीक्वेंसी बनाई उस ट्यूब की लेंथ पर वो रेजोनेट कर पाए, तभी आपको स्टैंडिंग वेव मिली. उसने फिर 119 से बढ़ाते बढ़ाते 238 पे जब गया था फिर आपको दोबारा स्टैंडिंग वेव मिली. क्या बीच में उसने फ्रीक्वेंसीज नहीं लगाई, लेकिन उस पर रेजोनेंस नहीं हुआ, मींस बाहर के सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी, आपको स्टैंडिंग वेव नहीं मिली. बीच में फ्रीक्वेंसीज लगाई लेकिन वहां पे लॉस हो रहा था, लेकिन फिर 238 पे आपको 2 लूप्स दिखाई दिए थे,
ठीक है, दैट वाज सेकंड हार्मोनिक क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हो गई थी, एंड फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ओवरटोन्स पे भी मैं अभी आता हूं। ठीक है, कुछ बच्चों को ओवरटोन समझ ही नहीं आया कि ओवरटोन्स होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल बेसिक से चलता हूं, जरा ये देखना। ठीक है, हमारे पास इस वायर के लिए अगर देखें फंडामेंटल तो ऐसे बनता। ठीक है, नोड, एंटी नोड, नोड, है ना, यही तो बनता फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो। हमारे पास दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू इक्वल टू एल, लैम्डा इज इक्वल टू 2l। हमारे पास फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की आती 1/2l अंडर रूट में t बाई म्यू। या था से दिस इज 10 हर्ट्ज, से दिस इज 10 हर्ट्ज, मान लो 10 हर्ट्ज पे ऐसा बन रहा था। इसके बाद हायर फ्रीक्वेंसी एट विच स्टैंडिंग वेव्स आर डेवलप्ड, एट विच स्टैंडिंग वेव्स डेवलप हुई। अब वीडियो दिमाग में रखना है, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा था बंदा, फिर कब हमारे पास बनी तो ऐसा कुछ बना, एक लूप बढ़ गया। ठीक है, नोड नोड नोड, एक पूरी वेवलेंथ दिख रही है तो लैम्डा इज इक्वल टू एल, फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2l, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 1/l अंडर रूट में t बाई म्यू। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर ये 10 हर्ट्ज थी तो बेसिकली ये कब बनेगी, ये 20 हर्ट्ज पे बनेगी, ये कह रहा है, ये कह रहा है। तो हमारे पास ये इसका 2 गुना है तो इसको हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। मींस आप फंडामेंटल की 2 गुनी फ्रीक्वेंसी करोगे तो हमारे पास इसके अगली स्टैंडिंग वेव बनेगी। ओवरटोन्स बस नंबर है और कुछ नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ओवरटोन्स हमारे पास सिर्फ नंबरिंग है। ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन है ये, क्यों? फंडामेंटल के बाद हायर फ्रीक्वेंसी, जिसपे हमारे पास फंडामेंटल के बाद हायर फ्रीक्वेंसी, मैं लिख देता हूं ओवरटोन्स, फंडामेंटल के बाद हायर फ्रीक्वेंसीज जिसपे, ठीक है, जिसपे स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, वो होती हैं ओवरटोन्स, वो होती हैं हमारे पास ओवरटोन्स। तो इसका मतलब ये है कि सर हमेशा ऐसे ही रहेगा, नहीं। अब जरा देखना ओपन स्ट्रिंग का जरा केस देखना। ठीक है, ओपन स्ट्रिंग का जरा केस देखना। फंडामेंटल कुछ ऐसा बन सकता था, एक एंटीनोड नोड, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू हमारे पास एल, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा इज इक्वल टू 4l। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आती है 1/4l अंडर रूट में t बाई म्यू। ठीक है, इससे एक और ऊपर आओ तो दिस इज अवर फंडामेंटल केस, दिस इज अवर फंडामेंटल केस। ठीक है, इससे एक और ऊपर आते तो आप कहते कि सर अगली स्टैंडिंग वेव में एक लूप और बढ़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो एंटीनोड नोड नोड, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, लैम्डा इज इक्वल टू 4l बाय 3। अब जरा फ्रीक्वेंसी देखना 3/4l अंडर रूट में t बाई म्यू। हाँ या ना? अगर ये 10 हर्ट्ज पे ये काम कर रही है फॉर एग्जांपल, तो अगली आपको कब मिलेगी 30 हर्ट्ज पे, अगली आपको कब मिलेगी 30 हर्ट्ज पे। तो ये इसकी 3 गुनी है, तो ये थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक है, लेकिन फर्स्ट ओवरटोन गिनना स्टार्ट करना है बस यहां से। सर इससे एक और ऊपर जाएं तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं सेकंड ओवरटोन की बात करूंगा, ठीक है, तो वो फिफ्थ हार्मोनिक होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब इससे एक और ऊपर आप जाओगे तो 2 लूप्स हो जाएंगी ऐसे, और किस फ्रीक्वेंसी पे बनेगा? 5 गुनी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे मिलेगी। अगर मैं थर्ड ओवरटोन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होएगा? 7th हार्मोनिक होगी। मतलब इससे एक लूप और बढ़ा दो तो यहां पर 1 2 3 ऐसे हमारे पास जब ऑसिलेशन होगा तो 70 हर्ट्ज पे होगा। ठीक है, हर ओवरटोन पे एक लूप हमारे पास बढ़ जाता है, लेकिन उनको बनाने की फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हार्मोनिक से देखी जाती है। ठीक है, तो ये था ओवरटोन्स। अगला है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट का काम हमारे पास पर्पस ये है कि स्पीड, जो वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला जरा सोचो क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था। डायमेंशनली आप कह रहे थे ना सर अंडर रूट में t बाई म्यू, डायमेंशन एनालिसिस से निकाला। सर
वहां पे k की वैल्यू 1 आपने कह दिया था, मैंने कहा था हाँ, और मैंने कहा था कि डायमेंशन एनालिसिस में जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट ले निकाला जाता है। तो सर आप क्या हमारे सिलेबस में है कोई ऐसा? यस। अब जरा देखो सिलेबस कितने अच्छे से डिफाइंड है कि एक एक्सपेरिमेंट ऐसा दे दिया जहां पे आप ये चेक कर पाए। वो मोटे अंकल वाला वीडियो याद है कि एक डिवाइस था जो वायर को ऑसिलेट कर रहा था, तो मान लो वही है हमारे पास ऑसिलेटर, यहां पे नॉब है जिसको आप जिसको आप इस टाइप से कर करके आप क्या कर सकते हैं, यहां पे वेव सेंड कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड एंड हो गया, ठीक है। और हमारे पास इस वायर का जो इस दोनों ये है वो होते हैं हमारे पास नाइफ एज, ठीक है, नाइफ एज, दिस आर नाइफ एज, ठीक है। मींस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, ठीक है। यहां पे भी बन सकती है लेकिन हम लोग इन दोनों के बीच का देखेंगे, ठीक है। अब जरा ये देखना, इस एक्सपेरिमेंट में इसकी वैलिडिफिकेशन की जाती है कि क्या हमारे पास अंडर रूट में टी बाय म्यू है। तो थियोरेटिकली जो डायमेंशन एनालिसिस से अगर हम लोग बात करें, थियोरेटिकली जरा ये देखना, क्या आप इस धागे के अंदर का टेंशन निकाल सकते हो? वो तो mg होगा। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक वेइंग पेन रखते हैं, उस पर वजन डाल लेते हैं, वही टेंशन इसके अंदर डेवलप होगा, T इक्वल टू mg। और म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। ये भी आप निकाल सकते हैं, कैसे? मास ऑफ वायर तौल लो भाई, लेंथ ऑफ वायर तौल लो भाई, तो म्यू भी आ गया आपका। तो मेरे पास मान लो मैंने यहां पे 2 kg टांग दिया, सपोज वेइंग पेन पे मैंने 2 kg रख दिया, तो टेंशन 2g हो जाएगा। इस वायर को उठाया, उसका मास नापा, डिवाइडेड बाय लेंथ कर दिया, म्यू आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें एक थियोरेटिकली v इक्वल टू अंडर रूट में t बाई म्यू मैच कर गया, मतलब हमें नोन है कि इतनी स्पीड होगी इतने। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम वैलिडिफिकेशन कैसे लेते हैं आप जरा देखना। हमने क्या करा, उस अंकल के जैसे यहां पे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी स्टार्ट करी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते तुमने देखा होगा सबसे पहला केस, लेट एन नॉट फ्रीक्वेंसी पर हमें फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव मिल गई। उनको मिल रही थी ना, तो हमें भी मिलेगी। ऐसा थोड़ा ना है कि भैया भगवान ने वो कर रखा है कि ये करेंगे तो इनको मिलेगा स्टैंडिंग वेव, आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। और एन नॉट फ्रीक्वेंसी जैसे यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा, एक डिजिटल वो होता है, आपको फ्रीक्वेंसी एन नॉट नोन होगी, हमें पता है ये क्या फ्रीक्वेंसी पर। और स्टैंडिंग वेव तो आप आंखों से बनती हुई देख सकते हो, आप स्टैंडिंग वेव तो आंखों से बनते हुए देख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास, इन दोनों के बीच का लेंथ हमें पता है। अब जरा देखना, हमारे पास ये पता लग गया कि इस टाइप से स्टैंडिंग वेव बनी, तो ये L क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखो, L होगा इस समय यहां पे नोड और नोड आपको दिखेगा, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, लैम्डा इज इक्वल टू 12 आपको दिख गया। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी आपने यहां से डिवाइस से ले ली और वेवलेंथ आपका 12 ये हो गया। अब यहां से एक स्पीड की वैल्यू आ गई, तो एक रीडिंग ये हो गई, समझ आया? ये इसके आसपास मिलेगी। थोड़े बहुत एरर्स जरूर आते हैं लेकिन फर्स्ट रीडिंग आ गई। जैसे मान लो यहां से मेरी वैल्यू आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको सॉल्व जब करोगे, फ्रीक्वेंसी उठाओगे इंटू 12 करोगे, तो यहां से भी 10 के आसपास आएगी, 9.8 9.9 कुछ आ गई। ये तो पहली रीडिंग हो गई हमारे पास। सेकेंड रीडिंग हमने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, मान लो अब हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी जिसपे हमारे पास स्टैंडिंग वेव मिली, अगली स्टैंडिंग वेव, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन। जो हमें मिला वो कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखना। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो अंकल को मिला, तो हमें भी मिलेगा भैया। कैसा मिलेगा? यही लेंथ L कुछ ऐसे होते हुए दिखेगा, दिखाया था ना अंकल ने करते हुए, हमें भी दिखेगा। तो हमने कहा ठीक है, हमें दिख रहा है तो हम यूज कर लेते हैं। यही L लेंथ का वायर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो हमें यहां पे नोड, यहां पे नोड, यहां पे नोड। अब ध्यान से देखो, लैम्डा की वैल्यू L हो गई, फ्रीक्वेंसी आपको N1 डिवाइस से मिल गया, तो क्या आप दोबारा स्पीड नहीं ले सकते थे? N1 इंटू हमारे पास L, ये आ गया, ये आ गया। वट वी विल गेट इज, वी विल गेट मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ द स्पीड। बस फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके हम लोगों ने मल्टीपल रीडिंग स्पीड की ले ली, ठीक है। वी विल गेट स्पीड 1 फर्स्ट रीडिंग्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रीडिंग्स की, तो आपको V1 मिलेगा, V2 मिलेगा, V3 मिलेगा। मान लो आपने 5 रीडिंग्स ले ली, तो V एवरेज आप ले सकते हैं, V1 प्लस, क्योंकि एरर थोड़ा सा कम हो जाएगा एवरेजिंग करोगे तो, क्योंकि हर बार आप डिफरेंट टाइप के एरर्स इंड्यूस करते हो, ठीक है। और
थियोरेटिकली जो हमारे पास था अंडर रूट में टी बाई म्यू, ये आपको मैच होता हुआ दिखेगा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ सोनोमीटर, सिंपल, ठीक है। ऐसी होता है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसका काम हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड निकालने का है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हम लोग कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। अब याद है लाप्लास जी जब न्यूटन ने लगाया था 280, उनके फॉर्मूले से 280 आया, सब कह रहा था गलत था गलत था गलत था, भगाइए भगाइए भगाइए, है ना। उनको कैसे पता था 280 गलत है? फॉर्मूले से तो 280 आ रहा है ना। उनको कहां से पता लगा? एक्सपेरिमेंटली जब चेक करा गया तो 280 आंसर नहीं था। जब लाप्लास ने एडियाबैटिक बोला कि एडियाबैटिक प्रोसेस से जाती है, उसकी कैलकुलेशन से 320 330 के आसपास आई, तब लोगों ने कहा सही है सही है सही है। कहां से पता लग रहा है? एक्सपेरिमेंट से। और वो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट है जिससे हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। दिस विल गिव यू स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेशन। कैसे? अब जरा समझना, जैसे आपने केमिस्ट्री में एक वो लंबी वाली ब्यूरेट और पेपेट नाम से सुना होगा, ठीक है। जब आप क्या करते थे, रिडॉक्स रिएक्शन करते थे या इक्विलिब्रियम का जो भी रिएक्शन होता था, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते थे, पिंक कलर बनता था, तो वहीं रोक देते। टाइट्रेशन, राइट, टाइट्रेशन, ठीक है। तो एक वो लंबी सी ट्यूब होती है ना, वैसी हम लोगों ने उनकी चुरा ली, ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स वाले हैं, हम अपना पैसा तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, अब ये कंपनी के लिए नहीं, मतलब ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज था, ठीक है। आप कहेंगे कि कंपनी को कह रहे हैं, ना। हमने कहा भैया लाइए लाइए घर से वो ट्यूब। हम लोगों ने स्टैंड पे, लंबी सी ट्यूब है, इसके साइड में स्केलिंग लगी हुई है, ग्रेडिंग है कि भैया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पूरा। हमने यहाँ से ट्यूब लिया और एक फनल उनका एक और चुरा लिया, फनल भी रख दिया, और पानी हम लोग दूसरे की बोतल, लड़की की बोतल ली, भर के वही लाती हैं, तो हमने पानी भर लिया बिल्कुल टॉप तक। अब जैसे हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दिखा रहा हूं, तो मतलब ये समझ लो कि एक फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करने वाला कोई सोर्स होगा हमारे पास, या फिर ये समझो कि यहां पर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, ऐसा डिवाइस है जो यहां पर कहीं ना कहीं एक आवाज क्रिएट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वी कैन ऑल्टर, हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एन नॉट, अभी हम लोगों ने देखा कि ये एन नॉट फ्रीक्वेंसी पे पहला कि एन नॉट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, हमने कोई फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है हमारे पास। अब कुंड ट्यूब का याद करो, कुंड ट्यूब में साउंड चल रही थी, ठीक है। थर्मोकोल के पीसेज आपको समझा पा रहे थे कि वहां पे भी स्टैंडिंग वेव बनती है, क्योंकि हम लोग साउंड को चलते हुए तो देख नहीं सकते, लेकिन वो थर्मोकोल के पीसेज आपको बता रहे थे कहां ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है, कहां ऑसिलेशन कम हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब जरा यहां पर समझना, हम लोग जैसे जैसे, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ना बेटा, हम लोग जैसे जैसे इसको नीचे लेके, इसको मैं नीचे करूंगा तो पानी यहां से गिरेगा, एंड लेवल ऑफ, अरे बाप रे, हमारे पास यहां पर लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल, ऐसे, ठीक है, हमारे पास लेवल ऑफ लिक्विड विल फॉल। मैं जैसे जैसे इसको, यार आपने ये चीज तो करके रखी देखी होगी ना, कभी पानी ट्यूब जो पाइप होती है उसमें पानी भरा होगा, दोनों साइड रखा होगा, तो दोनों साइड का लेवल सेम होता है, आप हल्का फुल्का नीचे करोगे लेवल मेंटेन रहेगा। अगर मैं एक को पानी के लेवल से नीचे ले जाऊंगा तो पानी यहां से गिरने लगेगा, तो ओवरऑल लेवल नीचे कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो ट्यूब है इसको हम लोग ऊपर नीचे कहीं कर सकते हैं। तो सपोज यहां पे ये साउंड करे जा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है, ठीक है। हम लोग करते करते इस ट्यूब को इसके लेवल में, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के हिसाब से दोनों का लेवल सेम रहेगा, है ना। ये कैसा ट्यूब है भाई, ऐसा, ठीक है हमारे पास, अरे गाली दे रहा, ठीक है, हाँ एफ वर्ड, ठीक है, फन, ठीक है। अब हम लोग इसको नीचे ला रहे हैं, पानी यहां से गिरे जा रहा है, आवाज इसके अंदर गूंजे जा रही है। एक टाइम पर हमें मैक्सिमम को, हमको करंट नहीं लग रहा जी, आवाज गूंज रही है। यहां से गिरते गिरते लेंथ हमारे पास मान लो, जो जब पहली बार आवाज आपको गूंजेगी, ठीक है, तो एक्चुअली में हमारे पास इस टाइप से फर्स्ट आपको कह सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली होगी। तो हम लोग हमने एक सेट कर दिया, पानी को डिप करना स्टार्ट करा, तो एक एन नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर है एट लेंथ, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। हमारे पास हम लोगों ने यहां से लेंथ नाप लिया, और एंड करेक्शन भी है, ठीक है। ये L1 लेंथ पहली रीडिंग आई जब यहां पे आवाज गूंजी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं L1 प्लस ई
हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये बन जाएगी अब, ठीक है। हमारे पास फंडामेंटल आप कह सकते हो कि स्टैंडिंग वेव बनी होगी। ये जो L1 प्लस ई है, ठीक है, ये जो लेंथ है, यहां पर एक नोड बना और यहां पर एक एंटी नोड बना, इनके बीच का डिस्टेंस होगा उस समय लैम्डा बाय 4 हमारे पास। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 L1 प्लस ई। एंड करेक्शन आप 0.6 टाइम्स द रेडियस से निकाल सकते हैं। लैम्डा आ गया तो जरा देखना, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ओए एंड वेवलेंथ कर रहा हूं, इंटू वेवलेंथ, ठीक है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट रखा है एन नॉट और वेवलेंथ हमारे पास हो गया 4 इंटू L1 प्लस ई। देखो एन नॉट डिवाइस से निकाल लेंगे, एल हमें दिखेगा साइड से नाप सकते हैं, ई एंड करेक्शन, तो हमें स्पीड ऑफ साउंड की पहली रीडिंग पता लग गई, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड की पहली रीडिंग पता लग गई। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो लेंथ आपने फिक्स करा, अब आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, या तो आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर लीजिए, फिर हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन बन जाएगा, फिर आप रीडिंग ले लीजिए, या फिर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया, आपके टीचर ने कहा अरे भैया बहुत महंगा है, इसको छेड़ना नहीं है, एक बार सेट कर दिया, टीचर ने कहा इसको और नीचे ले जाओ, पहली रीडिंग आई थी हमारे पास। अब जरा देखना फर्स्ट ओवरटोन, हम लोग इसको और नीचे लेते गए, पहले यहां पे फर्स्ट रीडिंग यहां पर आई, हम लोग और नीचे लेके गए ऐसे, तो यहां तक आते आते, ठीक है, यहां तक आते आते हमारे पास सेकंड इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। इस बार हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखना हमारे पास इस टाइप से बन जाएगा, दिस इज अवर सेकंड रीडिंग, मैंने देख लिया L2। तो जब दूसरी बार गूंजेगा तो सेकंड रीडिंग स्पीड अगर देखें सेकंड केस में L2 प्लस ई, इस बार हमारे पास नोड और एंटी नोड, तो लैम्डा बाय 2 प्लस 3 लैम्डा बाय 4, तो अगर आप देखें लैम्डा तो 4 इंटू L2 प्लस ई बाय 3, तो इस बार स्पीड की अगर आप बात करें तो फ्रीक्वेंसी एन नॉट इंटू 4 इंटू L2 प्लस ई बाय 3 से आप सेकेंड रीडिंग निकाल लिए होते, है ना, सेकेंड रीडिंग। आप लेंथ फिक्स करके फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते थे, तो दूसरी हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन आ जाता, या फिर आपने इसको नीचे करते गए फिर एक और बन जाएगी, ऐसे कर करके आपने मल्टीपल रीडिंग्स ले ली। स्पीड 1 रीडिंग्स कितनी आ गई, 3-4 ले ली भैया, उसके बाद तो काम चोरी होती है, वैसे ही लिख देंगे। रीडिंग्स आ गई, मान लो स्पीड 1, V2, V3, V4, ऐसे करके 5 रीडिंग ले ली, बीच में डॉट क्या लगाना फिर, अब 5। तो स्पीड आप एवरेज देखेंगे तो अंडर रूट कह रहा हूं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 बाय 5 अगर आप एवरेज करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हमारे पास आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो रेजोनेंस ट्यूब का हमारे पास ये था, ठीक है। चला जाए आगे, अब करते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, PYQs भी डिस्कस करेंगे, इतना ही टॉपिक था स्टैंडिंग वेव्स का, ठीक है। जरा अप्रोच देखना आप, इन अ रीजन हमें जो इक्वेशन दे रखी है 4 cos पाई x बाय 3 इंटू साइन 40 पाई t, पहले तो देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए जब cos और साइन अलग अलग होते हैं, एक में x एक में टाइम, तो ये है हमारे पास स्टैंडिंग वेव, पहले तो आपको ये पकड़ में आ जाना चाहिए कि दिस इज अवर स्टैंडिंग वेव, है ना। तो इन्होंने कह दिया है कि हमारे पास इज स्टैंडिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स। क्या आपको याद है एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमारे पास क्या हो सकती थी, वो होती थी 2a, अगर यहां पे cos है तो cos kx sin ओमेगा t, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू 4, कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा एम्पलीट्यूड 4 हो, अरे भैया वो 2a था तो a की वैल्यू 2, अगर मान लो ये सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड हुआ होगा, पहला पार्ट ऑफ द 2 वेव्स। वेलोसिटी ऑफ द 2 वेव्स, तो जरा ये देखना हमारे पास इस वेव में जो 2 वेव्स सुपर इंपोज हो रही थी, जरा ध्यान से देखो आप थ्योरी, इसलिए कहते हैं थ्योरी के समय टीचर की बात सुनो, दिल की बात नहीं, दिल तो तुम्हारा पागल है। दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू केवी, इस वेव की वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू केंद्र विद्यालय, ठीक है, एक ही मीडियम में है तो ओमेगा इक्वल टू केंद्र विद्यालय दोनों के लिए वैलिड है, उसी के बाद तो ये आया था kx और ओमेगा टी। तो क्या अगर मेरे को यहां पर स्पीड चाहिए थी तो मैं क्या ये नहीं कह सकता था स्पीड ऑफ वेव, इंडिविजुअल वेव ना, स्पीड ऑफ वेव दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू केंद्र विद्यालय।
ओमेगा आपके लिए क्या है 40 पाई, ठीक है 40 पाई, और के आपके लिए क्या है के एक्स, तो ये हमारे पास के है π/3 इंटू वी, तो आप वी निकाल लीजिएगा। और क्या पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, तो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस हमारे पास, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस होता था λ/2, है ना। तो के आपको पता है के इज π/3, तो के तो 2π/λ होता है भाई, तो पाई से पाई गया, लैम्डा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारे पास आया, तो λ/2 आंसर जो आपका होगा दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। खत्म, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस। तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इन अ रीजन हमारे पास अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 10 साइन 4πx/5 साइन 10πt, इस टाइप से। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। पहले तो ये देखो कि हमारे पास, अब बच्चे क्या करते हैं ना सर, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अरे भैया ये हमारे पास ट्रेवलिंग वेव के लिए है, ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है। सबसे पहले तो देखो ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन क्या होती थी, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, कुछ ऐसी होती थी। ये वैसी है क्या, नहीं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टैंडिंग वेव। तो ये वाला कंसेप्ट अब आपका हट गया, स्टैंडिंग वेव। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं कि क्या आप ये बता सकते हैं एट x इक्वल टू 0 कहीं ना कहीं हमारे पास नोड बना होगा यार, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 यही तो एम्पलीट्यूड होता था स्टैंडिंग वेव का, है ना। एट x इक्वल टू 0 डालोगे तो एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, मींस नोड बना है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वेव होगी हमारे पास। इसके बाद हो सकता है यहां पे कुछ भी हो, लेकिन यहां पर एट x इक्वल टू 0 तो नोड है हमारे पास, ये तो बात पक्की हो गई। जरा ये समझना कि यहां पर अगर एक नोड है तो अगला नोड कितनी दूरी पर आएगा, पहले ये चेक करते हैं। तो हमारे पास दो नोड के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2, बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, ठीक है, एडजेसेंट नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज λ/2, है ना। तो लैम्डा आप निकाल सकते हैं क्या, ये 4π/5 इज इक्वल टू के, और इसी को 2π/λ अगर मैं कर लूं तो पाई से पाई गया, 2 गया, तो लैम्डा इज 2.5 सेंटीमीटर, है ना। यही आ रहा है ना हमारे पास, 10/4 2.5 मींस हमारे पास 1.25। अगर x इक्वल टू 0 पे है तो ये x इक्वल टू 1.25 पर होता। फिर अगला नोड हमारे पास होता, हमारे पास λ/2 पर होता ना, तो अगला नोड होता 2.5 सेंटीमीटर पे, कुछ ऐसा होता। अब जरा ये दोनों पार्टिकल जरा देखना हमारे पास, एक x इक्वल टू 1 पे है तो कहीं ना कहीं यहां पे पार्टिकल होगा x इक्वल टू 1, और एक x इक्वल टू 2 पे है तो ये 2.5 इधर है तो x इक्वल टू 2 कहीं यहां होगा। अब इन दोनों के बीच का फेज पूछा है। अब जरा सोचना, मैंने क्या आपको बताया था, एक लूप के पार्टिकल्स, ये वाले लूप के पार्टिकल एक साथ नीचे जाते हैं, और जब ये इनके बीच का फेज डिफरेंस, आपस में फेज डिफरेंस 0, और उस समय लूप के ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं। सिमुलेशन या वीडियो में भी आपने देख ही लिया था, स्लो मोशन में। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर इन, बिकॉज आंसर में, बिकॉज these two points are in two adjacent loops, ठीक है, ये दो एडजेसेंट लूप्स में हैं, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस मैंने आपको बताया था पाई, अपोजिट सेंस में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो आंसर विल बी पाई। अगला क्वेश्चन एचसी वर्मा का, लेंथ ऑफ वायर इज 1.5 मीटर, मास इतना, बिटवीन टू पुलिस, दो पुलिस के बीच में हमारे पास स्टेप्स है, फाइंड फ्रीक्वेंसी फॉर टू लूप ऑसिलेशन। ठीक है यार, अब खुद सोचो कि मैं इसको कितनी फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करवाऊं, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी रखूं कि ये दो लूप में ऑसिलेट कर जाए। ये कह रहा है, हो तो गया यार हमारे पास, फॉर टू लूप ऑसिलेशन अगर मैं बात करूं, अगर मैं दो लूप के ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, तो यही जो लेंथ है, देखो यहां पे नोड बनेगा फिक्स पॉइंट, नोड बनेगा फिक्स पॉइंट, नोड बनेगा फिक्स पॉइंट, तो एक पूरी वेव दिखेगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू एल होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ।
हमें तो फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो स्पीड क्या होगी यार? धागे के अंदर की स्पीड होती है अंडर रूट में टी बाय म्यू इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी बनेगी। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद कर सकते हैं, आप याद कर लीजिए। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपको बेसिक याद है, कर बार बार प्रैक्टिस टाइम पर, इसे कहते हैं टाइम देना होता है, क्योंकि आप बार बार थ्योरी को रिवाइज कर पाएंगे। लैम्डा की वैल्यू एल हो गई, तो 1 अपॉन एल लेंथ आपके लिए है, ठीक है। अंडर रूट में टी बाई म्यू ये आएगी फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 1.5। टेंशन की वैल्यू, क्योंकि यहां पे 9g होगा, यही टेंशन इधर होगा, तो टेंशन की वैल्यू 9g या फिर 90। म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है m बाय एल, ठीक है। तो मास है 12 डिवाइडेड बाय इंटू 10⁻³ kg में कर लेना बेटा, अपॉन लेंथ 1.5। वैल्यू डालोगे यू विल गेट द आंसर। खत्म यार, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इफ स्टेशनरी वेव इज दिस फाइंड द टू कंपोनेंट वेव्स। टू कंपोनेंट मींस ऐसी कौन सी दो वेव्स मिलके ये बना पाएंगी? इस टाइप के आपको ऑप्शंस में सेलेक्ट करने आ सकते हैं। अब जरा देखना यार, हमारे पास साइन, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो एम्पलीट्यूड, जरा ये देखो, दो जो वेव्स होंगी y1 और y2, ये उन दोनों का 2a बना होगा, है ना। क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर 2a की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू π/20 है, और ओमेगा की वैल्यू 72 पाई है ना। क्योंकि ओमेगा टी ये हमारे पास ओमेगा हुआ और ये हमारे पास k हुआ, ये तो पता लग रहा है। अब मतलब जो दो वेव्स होंगी, तो a की वैल्यू आ गई 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 1.5। अब साइन कॉस क्या रखना है वो जरा देखेंगे। हमारे पास एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो 72 पाई टी माइनस के π/20x एक ऐसे रख लो, और एक 72t प्लस π/20x, पाई भी आएगा, प्लस π/20x ऐसे रख लो। अब साइन को यूज करोगे या कॉस को यूज करोगे? अब जरा देखो यार, हमारे पास साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना, ये होता है। और साइन a माइनस बी, अब यहां पे दिमाग लगाना है थोड़ी सी मैथमेटिक्स, तो ये क्या होता? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये होता। अगर कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते तो क्या आता? कॉस a कॉस b, ठीक है, हमारे पास माइनस साइन a साइन b, ठीक है। और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते तो क्या आता? कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब जरा सोचो, क्या ये दोनों वेव साइन वेव्स हो सकती हैं क्या? क्योंकि एक साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी है, तो रिजल्टेंट जैसे आप ऐड करोगे साइन a कॉस b बनेगा। यहां पे तो दोनों ही कॉस है, तो कॉस दोनों कब आ सकते हैं? जब दोनों ही हमारे पास, जरा देखो, कॉस a कॉस b, अगर साइन a साइन b होगा तो दोनों वेव्स कॉस वाली होंगी। ये है इनकी कंपोनेंट वेव्स। खत्म। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि कौन सी वेव कैसे कैसे कंपाइल हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गन मतलब दोनों साइड से तो नहीं, ठीक है, एक साइड से बंद है। और ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों साइड से ओपन, ठीक है। एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, लेंथ हमारे पास एल की वैल्यू हमें दे रखी है, एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इस टाइप से। इस कट इनटू टू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। अच्छा, हम लोगों ने कलाकृति करी और इसको तोड़ दिया भैया। मान लो हमारे पास एक लेंथ x है और दूसरा l माइनस एक्स है, ठीक है, तो दो हिस्से बन गए। तो अगर आप यहां से देखोगे तो बनेगा क्या? एक क्लोज ऑर्गन पाइप मिलेगी फिर से l माइनस एक्स लेंथ की, और एक ओपन ऑर्गन पाइप मिलेगी ऐसे, जिसका लेंथ होगा x। हाँ या ना? कुछ ऐसा मिलेगा ना। ये क्लोज होएगी, क्लोज एट वन एंड, ठीक है, एंड दिस विल बी ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड, यही होगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, ठीक है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पार्ट, ये क्लोज वाला फंडामेंटल कैसे बनता? ऐसे बनता। इज सेम एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ, और इसका जरा देखो, इसका फंडामेंटल कैसे बनता? इस वाले का फंडामेंटल तो कुछ ऐसे बनता यार। इसका फर्स्ट ओवरटोन मींस एक लूप बढ़ा दो यार, ऐसे। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड ऑफ द साउंड सेम है, हमें लेंथ बताने। तो अब तो हो गया यार क्वेश्चन।
एल माइनस ये एंटी नोड बना, ये नोड बना, तो ये जरा देखो एल माइनस एक्स लैम्डा बाय 4 है, तो लैम्डा क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू एल माइनस एक्स। सर एंड करेक्शन क्यों नहीं लिया, रेडियस नहीं दे रखा ना यार, हमें रेडियस नहीं दे रखा, लैम्डा आ गया। तो हमारे पास अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी फंडामेंटल हमारे पास, या इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी, अब ये हमने फंडामेंटल से तो डायग्राम बना लिया, तो 1/4 इंटू एल माइनस एक्स हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड ये आएगी। और इस वाले केस की अगर आप देखेंगे तो एक एंटी नोड, 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 एंटी नोड, ये लेंथ था एक्स का, तो जरा देख रहे दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 2, तो ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहां पे जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी 1/x और इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, हाँ या ना। तो बेसिकली उन्होंने कहा इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में सेम है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम लोग यहां पर देखें तो Vs अपॉन 4 इंटू एल माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू Vs अपॉन एक्स, ये गया 4l इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू 4l बाय 5 होगी, ठीक है। l की वैल्यू 100 सेंटीमीटर थी, तो 4 इंटू 100 बाय 5, तो ये हो गया 20, तो एक आएगी हमारे पास 80 सेंटीमीटर x की वैल्यू 80 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर। खत्म यार, ये दोनों आंसर हो गए। अब अगर आपको बेसिक बनाना आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, अ वायर हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, जो म्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज 9 इंटू 10 की पावर -4 kg पर मीटर, स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट विद टेंशन, तो हमारे पास टेंशन आ गया 900 न्यूटन। द वायर रेजोनेट एट अ फ्रीक्वेंसी, रेजोनेट कर रही है मीन स्टैंडिंग वेव बन रही है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी की बन रही है, किस फ्रीक्वेंसी पे बन रही है, 500 हर्ट्ज। द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच सेम वायर रेजोनेट्स इट्स, अगर मान लो ये हमारे पास कुछ है, अब हमें नहीं बताया इन्होंने कौन सा हार्मोनिक है, कौन सा ओवरटोन है, कुछ नहीं दे रखा, इन्होंने कहा रेजोनेट कर रही है, ठीक है। इससे मान लो अगर इनिशियल कह रहे हैं एक फाइनल फ्रीक्वेंसी जिससे आपने और बढ़ाई तो फिर से दोबारा रेजोनेट, नेक्स्ट हायर, ठीक है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। हमें लेंथ ऑफ द वायर बताना है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब जरा देखो यार, हमारे पास मान लो, अब देखो यार दोनों साइड से बंद है, तो हमारे पास इसको ऑसिलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने मान लिया यार ये ऐसे हमारे पास कोई n नंबर ऑफ लूप्स में चल रही है, n नंबर हमें नहीं पता, ठीक है, n लूप्स हैं इसमें, ठीक है, ये l लेंथ की वायर थी। ध्यान से देखना, आप फॉर्मूला नहीं भी याद होगा, बेसिक याद होगा तो आप सारे क्वेश्चंस लगा पाओगे, सीरियसली बता रहा हूं। अब बच्चे पता क्या करते हैं, वेव्स इसलिए टफ होती है क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मूला पे जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, क्वेश्चन गया। आप फॉर्मूला याद ही नहीं करना। मैंने कहा यार मान लो अब 500 हर्ट्ज पे इन्होंने नहीं बोल रखा फंडामेंटल है, इन्होंने ये नहीं बोल रखा कि ये फर्स्ट ओवरटोन है या सेकंड ओवरटोन, हमें नहीं बोला। हमने कहा यार मान लेते कोई एन लूप्स बनी होंगी, इस पे रेजोनेट कर रहा है, स्टैंडिंग वेव तो बनी, एन लूप्स बनी, तो नोड 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 नोड। हमारे पास एक लूप, अगर मैं देखूं एक लूप का लेंथ, लूप लेंथ जो होगा दैट विल बी लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि दो नोड्स के बीच का ही एक लूप होता है, लैम्डा बाय 2। वैसे जो टोटल लेंथ एल है, जो टोटल लेंथ एल है, एन लूप्स बने होंगे एन इंटू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा आपका आ गया दैट विल बी 2l बाय एन, ठीक है। तो जरा फ्रीक्वेंसी देखना, फ्रीक्वेंसी 500, क्योंकि स्पीड आपकी क्या आएगी, स्पीड ऑफ वेव आपकी फिक्स है, स्पीड इज अंडर रूट में t बाय म्यू, दैट इज फिक्स। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं तो n बाय 2l इंटू अंडर रूट में t बाय म्यू। अब जरा ध्यान से देखना, ये आ गया पहला, है ना, पहला केस में n लूप्स कुछ बने होंगे। इन्होंने कहा कि फिर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और उसके बाद अगली फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज पे, अगली फ्रीक्वेंसी 550 हर्ट्ज पे दोबारा कर गया ये काम। तो इसके बाद कितनी लूप्स बन गई होंगी यार, इस बार कितनी लूप्स बन गई होंगी, n+1, क्योंकि एक लूप बढ़ गई होगी ना इसके अगली, बेसिकली इसका अगला ओवरटोन है ये। इस केस में हमारे पास कितना बनता, इस बार वही लेंथ l n+1 इंटू लैम्डा बाय 2 होता, ठीक है। तो लैम्डा आता 2l अपॉन n+1,
तो इस बार जो फाइनल फ्रीक्वेंसी जिस पे दोबारा करा तो यह आता n+1/2l अंडर रूट में t बाई म्यू, यह आता। हमें चाहिए लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर। तो अब आप क्या कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस करना चाहो, रेशियो लेना चाहो, वो अब आपके ऊपर है। जैसे हमारे पास पहली 500 अगर देखा जाए तो n/2l अंडर रूट में t बाई म्यू, और 550 इज इक्वल टू n/2l, n+1/2l अंडर रूट में t बाई म्यू। रेशियो लेके पहले n निकाल लो, ठीक है, मैं n निकाल देता हूं फिर आपको दे दूंगा। 500/550 इज इक्वल टू n/n+1, ठीक है। हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहें या 10 से काट ले तो 10 और 11, तो 10 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू n+1, तो n की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ गई 10। अगर n की वैल्यू आ गई, उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दो यार। 500 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू l, टेंशन आपका 900 है। म्यू की वैल्यू आपकी कितनी है भाई, 9 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर -4, 9 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। l आपके लिए आ जाएगा सिंपल, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का, ठीक है। अब जरा देखना, मैं एक भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, एक भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, कौन सा ओवरटोन, कौन सा हार्मोनिक। अरे बेसिक जाओ ना यार, बेसिक जाओ ना, 2 स्टेप बढ़ेंगे लेकिन आपको डर नहीं लगेगा कभी, क्योंकि आप कंसेप्ट को, मुझे यहां तक पता है जिसने पेशेंटली क्लास पढ़ी है, कंसेप्ट को वो फील कर चुका है। और अगर आप कंसेप्ट को एक बार फील कर चुके, थोड़ी सी कलम चलाओगे आंसर आएगा। अगर आप फॉर्मूला रटोगे तो आपके कंफ्यूजन में क्वेश्चन खराब होंगे। अ ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग, मान लो ट्यूनिंग फॉर्क है इस टाइप से, जो ये वाइब्रेट कर रही है कितने पे, 250 हर्ट्ज पे, ठीक है। द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, यहां पे एक पाइप रख दिया आपने, ऐसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो एक साइड से तो ओपन होएगा ही ना भाई, ठीक है। दोनों साइड बंद करके करा दोगे। हमारे पास शॉर्टेस्ट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सबसे छोटी लेंथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, ठीक है, दैट विल रेजोनेट विद द ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। हमारे पास अब जरा ये देखना बेटा, हमारे पास सबसे बेसिक बनाने की बात हो रही है ना, सबसे छोटी हमारे पास, क्योंकि जैसे जैसे आप जरा ये समझो कि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी फिक्स है। रेजोनेंस ट्यूब को जरा ध्यान से देखो, जब फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी थी, मैं पानी को नीचे लाया तो सबसे छोटी लेंथ पे फंडामेंटल बनी थी, फिर और नीचे पानी गिराने के बाद फर्स्ट ओवरटोन बन गया था, और पानी गिराने के बाद एक और लूप आ जाता, फिर एक और ओवर सेकंड ओवरटोन बन जाता। ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास कह रहा है कि सबसे छोटी लेंथ, तो फंडामेंटल की बात हो रही है, तो एक नोड हो गया, एक एंटी नोड हो गया, रेडियस कहीं दे नहीं रखा तो एंड करेक्शन हम लेंगे नहीं। अब जरा देखना, हमारे पास उन्होंने कहा है कि लेंथ क्या होना चाहिए, तो भाई ये लेंथ विल बी इक्वल टू λ/4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l, तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो स्पीड ऑफ साउंड 340 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 250 इंटू वेवलेंथ लैम्डा 4l। तो यार लेंथ नहीं निकाल सकते, 340 डिवाइडेड बाय 1000, यही तो आएगा ना। तो हमारे पास 0.34 मीटर्स, ठीक है, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिखे लेकिन 0.34 मीटर्स, दैट विल बी द आंसर। जेईई मेन 2021, टू ट्रेवलिंग वेव प्रोड्यूसेस अ स्टैंडिंग वेव रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये मिलीमीटर पता लग रहा है ना, एम्पलीट्यूड है, 2a की वैल्यू हमारे पास 10⁻³ मीटर्स है। cos k, ये पूरा k हो गया, ये पूरा ओमेगा हो गया, है ना। द नोड क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन विल बी एट x, ओरिजिन के क्लोजेस्ट। तो देखना, अगर मैं इस इक्वेशन को पेशेंटली लिखूं ना तो ये कुछ ऐसा है, 1 या फिर 1 इंटू 10⁻³ मीटर्स, कॉस 1.57 सेंटीमीटर इनवर्स में x, ठीक है, साइन ओमेगा या 78.5 सेकेंड इनवर्स इंटू t। पहले तो ये बताओ x इक्वल टू 0 पे नोड होगा या एंटी नोड, पहले तो ये देखो, क्योंकि इन्होंने कहा कि x इक्वल टू 0 के बाद पहली नोड कितनी दूरी पर मिलेगी। तो मैं अगर देखूं x इक्वल टू 0, अगर ये एम्पलीट्यूड है, ओवरऑल एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, SW स्टैंडिंग वेव, x इक्वल टू 0 पर cos 0 1 हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड 2a आ रहा है, तो एंटी नोड बना यार। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक एंटी नोड होगा। अगला नोड उन्होंने पूछा कितनी दूरी पर होगा, तो ये तो λ/4 पर होगा ना यार।
लैम्डा निकाल सकते हो क्या? यहां से देख लो, के की बात करें तो 1.57 है, ये 2 पाई बाय लैम्डा होगा, तो लैम्डा अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 1.57, एंड आंसर आपका लैम्डा बाय 4 है, तो आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 4 निकाल लेना, आंसर खत्म। ठीक है हमारे पास, आई होप ये पाई की वैल्यू ये 2 हो जाएगी हमारे पास, ये 2, तो 1 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ एल, तो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, लेंथ हमारे पास एल दे दिया। ठीक है, एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप है इस टाइप से। ठीक है, कंटेन गैस डेंसिटी, इसके अंदर डेंसिटी ρ1 है, इसके अंदर ρ2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेंथ एल है, ओके, दूसरे का लेंथ नहीं दे रखा, डेंसिटी दे दी ρ1 ρ2। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस आर इक्वल इन बोथ पाइप, मतलब कंप्रेसिबिलिटी मीन बल्क मॉडुलस, तो बी बल्क मॉडुलस, बी बल्क मॉडुलस। तो यहां पे कहने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास अंडर रूट में बल्क मॉडुलस बाय रो होता था ना, तो यहां पे जो v1 आएगा स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं इसमें ले रहा हूं तो ये अंडर रूट में b बाय ρ1 होगा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास इन सेकेंड अंडर रूट में b बाय ρ2 होगा, ये कह रहा है। बोथ द पाइप्स आर वाइब्रेटिंग इन देयर फर्स्ट ओवरटोन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखो, फर्स्ट ओवरटोन मींस फंडामेंटल से एक ऊपर, ये अगर फंडामेंटल से एक ऊपर ऑसिलेट करेगी तो ऐसे ऑसिलेट करेगी, एक एंटी नोड नोड नोड, और फंडामेंटल से अगर ये एक ऊपर ऑसिलेट करेगी तो ऐसे ऑसिलेट करेगी, तो ये फर्स्ट ओवरटोन पे ऑसिलेट कर रही है ऐसे। ठीक है, एक एक लूप बढ़ा दिया दोनों के फंडामेंटल में, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। द लेंथ ऑफ द पाइप इज, ओपन पाइप, ये हमारे पास हमें एल एक्स एल बाय 3, अरे बाप रे बाप, ये बड़ा गंदा सा फंक्शन है, मैं अभी इसके लिए एल प्राइम ले लेता हूं, वो दे रखा है, तो x क्या होगा? ठीक है, या दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ये क्या है हमारे पास, ओपन या क्लोज, क्लोज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन, ये कह रहे हैं। अब कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम पे आप बाद में करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। एंटी नोड नोड, ये लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 4, तो हमारे पास 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ एल, तो लैम्डा आ जाएगा 4 l बाय 3। ठीक है, जरा यहां पे फ्रीक्वेंसी देखना, हमारे पास 3 बाय 4 l अंडर रूट में b बाय ρ1 या इज इक्वल टू, यहां पे एंटी नोड 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 एंटी नोड, तो ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4। ठीक है सर, अभी तो करा था, बिल्कुल बार बार करूंगा जिससे आप में भी पेशेंस आए। ये हमारे पास एल प्राइम है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/L प्राइम हमारे पास। ठीक है, लैम्डा की जगह L प्राइम अंडर रूट में b बाय ρ2। ठीक है, L प्राइम की वैल्यू जरा देखो, b से b तो हट गया, L प्राइम की अगर आप बात करोगे तो 3 बाय 4 l अंडर रूट में ρ2 बाय ρ1 1 बाय L प्राइम। ठीक है, हमें उल्टा करना है, तो L प्राइम की बात करोगे तो 4l ρ1 बाय ρ2 बाय 3, ये आ रहा है ना। x की वैल्यू आप क्या यहां से कंपेयर कर सकते हो, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन जेई में 2021 का, अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस कॉलम, बेसिकली रेजोनेंस ट्यूब, द डायमीटर ऑफ द कॉलम। अब जरा देखो, डायमीटर आपको दे दिया है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस उसका हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये क्यों दिया होगा, एंड करेक्शन, दैट इज 0.6 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास डायमीटर 6 सेंटीमीटर का है, रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, तो एंड करेक्शन आपका हो गया 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास एंड करेक्शन यही हो ना, 0.6 टाइम्स द रेडियस, तो 1.8। ठीक है, हमारे पास इस टाइप से कोई ट्यूब होगी। ठीक है, हमारे पास इस टाइप से ट्यूब है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, यहां पे जो आपने ट्यूनिंग फॉर्क लगा रखी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू कितना, 504 हर्ट्ज, ऐसे। स्पीड ऑफ द साउंड एट द गिवन टेम्परेचर, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे पास कितना है, 336 मीटर प्रति सेकेंड। द जीरो ऑफ द मीटर स्केल कोइंसाइड विद द टॉप एंड, जीरो यहां पे कोइंसाइड कर रहा है ऑफ द रेजोनेंस कॉलम। द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द वाटर व्हेन फर्स्ट रेजोनेंस अकर, फर्स्ट रेजोनेंस की मतलब बात हो रही है फंडामेंटल, कुछ ऐसे बना होगा। हमारे पास क्या बता रहे हैं, द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल, है ना। तो ये लेंथ बेसिकली आपसे पूछी जा रही है, तो क्या आपको ये समझ आ रहा है, एंड करेक्शन आप और जोड़ोगे इस बार,
L प्लस ई इस बार एंटी नोड यहां बना होगा, नोड यहां बना होगा, तो लैम्डा बाय 4 है। तो लैम्डा की बात करोगे 4 इंटू एल प्लस ई, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी 1 अपॉन लैम्डा 4 इंटू एल प्लस ई इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या नहीं है आपके पास? फ्रीक्वेंसी थी 504 इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू लेंथ आपको निकालना है 1.8 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास, इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका 336 है। सॉल्व करिए, आंसर पाइए। क्या है इसमें? बच्चे डरते हैं वेव से। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, दैट फ्रीक्वेंसी इज 480 हर्ट्ज, ठीक है, इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है। द रेजोनेंस इज ऑब्जर्व टू अकर एट 2 सक्सेसिव लेंथ ऑफ एयर कॉलम। हमारे पास रेजोनेंस कब कब पाया गया? पहले पाया गया L1 लेंथ पर, ठीक है, इस टाइप से ट्यूब में, ठीक है, पहले L1 लेंथ पे 30 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद L2 लेंथ जो हमारे पास आई दैट इज 70 सेंटीमीटर, है ना। अब जरा ये देखो, ये कुछ ऐसे बना होगा और फिर कुछ ऐसे बना होगा, यही तो बात है। नोड और एंटी नोड। क्या आप ये चीज और दिमाग लगा सकते हो? दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2। तो क्या आप कह सकते हैं 70 माइनस 30 दैट इज 40 सेंटीमीटर। दो बार क्यों सॉल्व करना? 40 सेंटीमीटर जो ये आ रहा है यही होगा, तो लैम्डा 80 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। स्पीड हमें चाहिए, फ्रीक्वेंसी है आपकी 480 इंटू वेवलेंथ 80 इंटू 10 की पावर -2। खत्म करो क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एंड फिक्स्ड एट इट्स एंड इज ड्रिवन बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ हमें दे दिया गया है 2 मीटर का, इज फिक्स्ड एट इट्स एंड, दोनों साइड से आपको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इज ड्रिवन बाय फ्रीक्वेंसी, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है 240 हर्ट्ज की हमें दे दी गई है, ठीक है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स थर्ड हार्मोनिक मोड। अब जरा देखो, थर्ड हार्मोनिक मोड तो याद ही नहीं होंगे एग्जाम में, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करके गए होंगे। फंडामेंटल होता था ना, इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपको याद नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं है, पहले अगर आपको याद है तो आप बेसिक समझ सकते हो। फंडामेंटल हमारे पास आता था यहां पर, अब अगर आप देखें तो नोड दो नोड के लैम्डा बाय 2 इक्वल टू एल, ये आता था लैम्डा बाय 2 फंडामेंटल के लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l। तो अगर आप देखें तो 1/2l अंडर रूट में t बाय म्यू, ये आता था। इससे एक और ऊपर बना लो बस, है ना। तो एक पूरी वेव सेकंड केस में लैम्डा इक्वल टू l, तो जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आती है 1/l अंडर रूट में t बाय म्यू। अब जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास फंडामेंटल है, दिस इज सेकंड हार्मोनिक। तो आप थर्ड हार्मोनिक के बारे में या फिफ्थ हार्मोनिक के बारे में अब तो सोच पा रहे होगे, थर्ड हार्मोनिक कैसा बना होगा? ऐसा कुछ बना होगा, है ना। द स्पीड ऑफ द वेव एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, तो हमारे पास जरा ये देखना, थर्ड हार्मोनिक के लिए ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ होगा, है ना। स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है, हमें दे रखा है, एंड इज फिक्स्ड एट इट एंड इज ड्रिवन बाय फ्रीक्वेंसी इतना वाइब्रेटर। The string vibrates in its third harmonic mode. The speed of the wave and its fundamental frequency. तो fundamental frequency आप देखो, new third is basically 3 times of fundamental frequency, है ना। तो fundamental frequency आपके लिए 240/3 80 हर्ट्ज की होती, ठीक है। 80 हर्ट्ज तो ये गया और ये गया हमारे पास। अब हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव पूछा है। स्पीड हमारे पास क्या क्या दे रखा था? हमारे पास लेंथ दे रखा है ना, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, ठीक है। हमें स्पीड ऑफ द वेव बेसिकली अंडर रूट में t बाय म्यू निकालना है। तो अब आप फंडामेंटल से देख लो क्या है हमारे पास, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2l इंटू स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड है ना, वेव की स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी भैया हमारे पास? फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल 80 है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ है हमारे पास 2, स्पीड ऑफ द वेव तो 4 8 4 32 320 हमारे पास यूज करनी है, ठीक है। अब ज्यादा दिमाग ये भी मत लगा देना कि सर 180 तो हो ही नहीं सकती। हो सकता है कि आपका बल्क मॉडुलस कुछ अजीब टाइप का हो कि स्पीड ऑफ द साउंड ये हो। कुछ बच्चे कहते हैं 320 ही तो होती है, मार दो टिक। बेटा वो तो आंसर मैच कर गया तो आपके लिए बढ़िया है, ठीक है, राइट।
इसके बाद हमारे पास एक आता है बीट्स। मेरे को पता है कि आप, मैं इसको स्टार्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कुछ बच्चे नहीं देखेंगे, कल की क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए हैं बेसिक तरीके से, अगर आप देखोगे तो सारी चीजें कवर्ड है, आप पीवाईक्यूज भी आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।